Hey guys, welcome to our YouTube channel. To download and view the notes which are being used in the lecture, download our mobile app on Play Store and App Store right now. The link is mentioned in the description. Also, do not forget to like, share, and subscribe these amazing videos so that we can offer you even more. For doubt support and added advantages, subscribe to our Telegram channel mentioned in the description right now. All the best. हेलो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो, वन शॉट वीडियो बाय मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मेरे को आज बहुत खांसी आ रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों, ऑब्वियसली कुछ ठंडा खा लिए होंगे, लेकिन जो भी हो भाई, कमिटमेंट है कि भैया रोज वीडियो डालना है, तो भैया आज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऐसा है कि बिजनेस स्टडीज जो है, बिजनेस स्टडीज में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का वीडियो डाल चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट हो रहा है, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बिल्कुल भी मतलब आप ऐसा समझिए कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एकदम स्क्रू अप नहीं कर सकते, है ना। और मैंने 500 बार बोल दिया भैया, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, और ये चैप्टर का नोट्स मैंने इतना प्राउडली बनाया ना, मैं आपको क्या ही बोलूं। जैसे अगर आप ये नोट्स को जस्ट रेफर करेंगे, एक सेकंड में थोड़ा छोटा हो जाता हूं, हाँ। तो अगर आप ये नोट्स को जस्ट रेफर करेंगे ना, तो ये नोट्स तो बहुत अच्छा बना ही है, जो मैंने आप लोगों के लिए एकदम अच्छी तरीके से इसको रेडी किया है, अपने क्लास के बच्चों को देता हूं, ऐसा नहीं है। और आप लोगों के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहा हूं मैं। पूरा चीज बहुत वेल डिजाइंड है, और ये तो कुछ भी नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये हैंड रिटन है पूरा, ये मैंने बनाया हुआ है। ये 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फेयोल का। हर एक प्रिंसिपल का सर, हर एक प्रिंसिपल का सर और मैडम एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर एक प्रिंसिपल का जो पॉजिटिव आउटकम है और जो कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, ये भी सॉरी, इस नोट्स में इंक्लूडेड है। तो अगर आप बस ये 14 प्रिंसिपल्स का, ये बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में। आई थिंक इट टुक लाइक 2 to 3 क्लासेस ऑफ आवर्स टू मेक दीज नोट्स। एंड ये पर्टिकुलर मतलब ये किस में है, ये केस स्टडी के लिए है। तो सीबीएसई के बच्चों में क्या होता है ना, ये केस स्टडी आता है, बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर केस स्टडी में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, विच प्रिंसिपल हैड टू बी अप्लाइड, विच प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड। तो इसका बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग मिलेगा यूजिंग दीज नोट्स। ऑब्वियसली एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। पूरा 14 का 14 प्रिंसिपल जो है हेनरी फेयोल का इसमें है, ताकि आप लोग सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस निकाल पाए बैठे बैठे। अपना खुद ही पढ़ना पड़ेगा भाई, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन ये नोट्स अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप में, जाओ, ये क्यूआर कोड भी दिया हुआ है भाई, स्क्रीनशॉट लेके इसी को स्कैन कर लो। कुछ नहीं समझ आ रहा, नहीं तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, जाओ ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। सॉरी आई लुक देयर समटाइम्स इंस्टेड ऑफ हियर, that is because the screen is here and the camera is here and the mic is here and the tablet is here, so I hope you guys are with me all the time. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बस आप लोग को कंसंट्रेट करना है। लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिस इज अ वेरी साइंटिफिक टॉपिक। क्यों हम लोग इसको साइंटिफिक बोलते हैं? फैक्चुअल टॉपिक। मैक्सिमम केस स्टडीज इन योर पेपर विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज माय पर्सनल गारंटी। एंड ये जो चैप्टर है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे, इसको लर्न नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तो केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपका मार्क्स जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से घटेगा। इसलिए कंसंट्रेट करिए। अगर अभी तक नहीं पढ़े, उसको बचा लेंगे हम लोग, जितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट होगा बचाने का बिल्कुल ट्राई करेंगे आपको। लेकिन आपको अपने आप को इस वीडियो के हवाले कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसी चक्कर में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है भैया, ये पूरा चैप्टर दो इंसान के पीछे घूमता है, याद रखना है इन दोनों का नाम। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें दो वेरी प्रोमिनेंट ऑथर्स, एक्सपीरियंस्ड पीपल आर देयर। द फर्स्ट वन इज फेयोल एंड द सेकंड वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टेलर, एफडब्ल्यू टेलर। तो ये दो इंसान है भैया, फेयोल और टेलर। अब इसमें आपको याद रखना है 14 प्रिंसिपल्स हम लोग को फेयोल भैया ने दिया था, और एफडब्ल्यू टेलर भैया ने हमें बेसिकली 4 डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स बताया है ना, या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बोलो। तो ये 4 मेथड्स हम लोग बात करेंगे टेलर का, और 14 प्रिंसिपल्स का बात करेंगे फेयोल का। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाए तो टेलर ने 4 दिया और फेयोल ने 14 दिया। ऐसे देखा जाए तो टेलर भैया, जब हम लोग बात करेंगे टेलर भैया का डेप्थ में, तो आपको 8 के आसपास मिलेगा, 7-8। अभी हम लोग उसको लेकर डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरू कर रहे हैं सर पूरा बेसिक टॉपिक के साथ। व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? ऐसा समझिए कि आपको बताया जा रहा है कि पढ़ाई कैसे करना है, तो उसका कुछ फैक्चुअल आपको कुछ एक थ्योरी दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ टू स्टडी,
है ना? तो हाउ टू स्टडी सर, ये तो बताइए सर, पढ़ाई कैसे करते हैं ये तो बताइए सर, सर थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं? तो कुछ कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, जैसे रोज एक बार रिवाइज करेंगे, दिन में मिनिमम 2 घंटा देंगे, लिख लिख के नोट्स बनाएंगे। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल बोले तो पिलर, अगर आप ये पिलर्स से स्टिक करेंगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोवन फॉर्मूला है, ये साइंटिफिक फॉर्मूलाज है, ये कॉज एंड इफेक्ट है इसके पीछे। इसका मतलब ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन सीन दैट दिस वर्क्स। क्लैरिटी है? आते हैं सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, यहां डेफिनेशन दिया है, प्लीज अपने हिसाब से एक बार नजर घुमा लीजिएगा। बहुत सिंपल है, कोई भी मैनेजर होता है, कोई भी मैनेजमेंट का इंसान होता है, वो ये सारा प्रिंसिपल से एक्वेंटेड रहता है, और जहां पर जरूरत पड़े, वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, सच प्रिंसिपल्स में बी यूज्ड, वेयर द मैनेजर इज अनेबल टू डिसाइड भैया आगे क्या करे। फंस गया है अगर कोई इंसान, वो प्रिंसिपल्स को यूज करके बाहर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रूल्स याद है अकाउंट्स का, गोल्डन रूल्स, उसी तरीके का ये सब कुछ कुछ रूल्स है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे कभी नहीं फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको याद रखना ये सारा पॉइंट्स। यस, नेचर मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है? फर्स्ट लिखा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है सारा का सारा प्रिंसिपल्स, ऑल द प्रिंसिपल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल बोलो, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स बोलो, जो भी बोलो, ये सारा का सारा प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारा का सारा प्रिंसिपल वर्ल्ड में किसी भी कंपनी में यूज हो सकता है। इसको हम लोग ऑल परवेसिव भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ऑल परवेसिव भी होता है, विच मींस थ्रू आउट द वर्ल्ड एनी बिजनेस वेदर बिग और स्मॉल कैन यूज दीज प्रिंसिपल्स। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जनरल गाइडलाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल गाइडलाइंस? दीज, जैसे स्कूल में बोलता है ना, कुछ कुछ जनरल गाइडलाइन फॉलो करना होता है, जैसे चीटिंग ना करें, ये जनरल गाइडलाइन है। गाइडलाइन क्या है भैया? फोन कैरी ना करे, जनरल गाइडलाइन है। अब आप डेप्थ में चले गए, स्मार्ट वॉच लेके चले गए, तो वो लोग बोल दिया ना भैया फोन मतलब स्मार्ट डिवाइसेस काइंड ऑफ, तो हर चीज को स्पेसिफिक तरीके से नहीं बताया जाता, इसी तरीके से होता है। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके अंडर में सब कुछ कवर्ड है, अब उसको जैसे आपको यूज करना है कर लो। डू यू अंडरस्टैंड? तो जनरल गाइडलाइन का और एक छोटा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग को बोला डिवीजन ऑफ वर्क, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क में बोला जैसे जैसे आपका कंपनी बड़ा होता है, एज सून एज योर कंपनी गेट्स बिग, आप अपना जो काम है उसको मल्टीपल लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड योर वर्क, राइट? मल्टीपल लोग में काम को डिवाइड कर लो, तो उससे क्या होगा? सबको स्पेशलाइज करेगा। अब आपका मूड नहीं है डिवाइड करने का, या आपका बिजनेस उतना बड़ा हुआ ही नहीं है, तो मत लगाओ प्रिंसिपल। ये एक जनरल गाइडलाइन है कि बिजनेस बड़ा होता है तो डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए। आपका मन है फॉलो करो, आपका मन है नहीं करो, लेकिन अगर फॉलो करोगे तो जो मिनिमम एडवांटेजेस है वो आपको मिलेगा। अब कैसे करे डिवाइड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरल गाइडलाइन है, स्पेसिफिक आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑल द प्रिंसिपल मेंशन्ड हियर हैव बीन प्रैक्टिस्ड, मतलब ये सारा चीज उन्होंने डिराइव किया, बस बोला नहीं है, ये प्रूवन है। और मल्टीपल मैनेजर्स ओवर द years have proven that these principles do work. That is why we are studying them here in class 12. Again we are going to study in business communication बोलो, चाहे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बोलो, बीकॉम बोलो, बीबीए बोलो, हर जगह वापस पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोर प्रिंसिपल्स, अब इसके आगे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इट इज फ्लेक्सिबल, जैसा मन विड्रॉ, मतलब ऐसे तो सारा प्रिंसिपल हम लोग अगर फॉलो करेंगे तब तो हम लोग एकदम सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। It is not practical that I can follow 18 principles or 14 principles at once. But yes, if you do, then these principles can be molded your way. That is what they are trying to say. Next लिखा है mainly behavioral. What do you mean by behavioral? Sir, behavioral का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट ही, मैनेजमेंट का खूबसूरती क्या? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट? द एंटायर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड पीपल, लोग लोग लोग, इंसान। द एंटायर चैप्टर ऑफ स्टाफिंग हम लोग को क्या सिखाया है? कि भैया आपको लोगों से डील करना आना चाहिए। सो ऑल दीज प्रिंसिपल्स दैट वी हैव रिटन हियर यू विल सी रिलेट नॉट टू मशीनरी, मशीन को लेके बात नहीं करेगा, समझ रहे हैं? पैसे को लेके बात नहीं करेगा, लोगों का बिहेवियर को लेके बात करेगा। समझ आ रहा है? कि मतलब लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल पीपल, व्हाट ऑल प्रिंसिपल्स यू शुड यूज। मेनली आप देखेंगे ना यही है। जैसे स्केलर चेन, लोगों को आपस में बातचीत कैसे करना चाहिए, स्केलर चेन है ना। लोगों को पावर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क है ना। फिर लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग ऑफ, ये सब चीज सब लोगों से डील करता है। इक्विटी का भी एक प्रिंसिपल है। तो ये सब क्या है? ये सब लोग को लेकर है। डू यू अंडरस्टैंड? एवरीथिंग इज सराउंडिंग पीपल, बिकॉज इसीलिए बोल रहा है मेनली बिहेवियरल, मतलब द प्रिंसिपल्स टोटली डिपेंड ऑन द पीपल इवन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन। तो जो रिजल्ट है वो आपके टीम के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रिंसिपल लगा तो दिए, अब
लोग डिसाइड करेंगे वो प्रिंसिपल का आउटकम क्या होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग आउटकम आता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी कोई चीज हो रहा है आपके लाइफ में, उसका कोई वजह होगा ना। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका कोई वजह होगा। आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई वजह होगा कि भैया हमको शुरू से ही पढ़ाई अच्छा लगता है, या मेरे को पीछे रहने का मन नहीं है लाइफ में। और अगर आप अभी तक नहीं पढ़े तो उसके पीछे भी वजह होगा, कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है नहीं? पापा बीमार, मम्मी बीमार, फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है। पैसे नहीं थे, स्कूल अच्छे से गाइड नहीं किया, या बस तुम आलसी हो, ऐसा रीजन भी हो सकता है ना? लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया, कुछ भी हो सकता है भाई। तो कॉज है, कॉज होगा तब ये इफेक्ट होगा, मतलब साइंस है इसके पीछे। ये ऐसी तुक्का नहीं मार रहा हूं मैं हवा में, इसके पीछे मेरे पास रीजन है। इसको बोलते कॉज एंड इफेक्ट। हर साइंटिफिक चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है? ये इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इट हैज बीन कॉज्ड बाय समथिंग। नेक्स्ट क्या लिखा है? रैंडम नहीं है, मतलब समझ रहे हो? रैंडम नहीं है, हवा में नहीं हुआ है, कोई चीज है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, कंटिंजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट? कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट का मतलब होता है मे और मे नॉट हैपन, मे और मे नॉट बी यूज्ड। अब आप देखो, द यूजेबिलिटी इज कंप्लीटली डायनामिक। इसको कैसे बोले हम? सब्जेक्टिव। ये और एक वर्ड है जो मैं यहां पर डाल देता हूं, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट? अभी जैसे अगर मैं एक प्रिंसिपल बोलूं, कोई भी एक प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल वर्कआउट डिफरेंट तरीके से करेगा इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, द बिजनेस इज डिफरेंट। अभी मैंने बोला कि मैं टीचिंग बिजनेस में हूं, आप कल का दिन अगर बिजनेसमैन बनते हैं, बिजनेस वुमेन बनते हैं, तो आप तो कोई और चीज का बिजनेस करेंगे। हो सकता है आप टीचिंग ही करें, लेकिन टीचिंग भी कर लिए तो एरिया अलग, लोकेशन अलग, लोग अलग, स्टूडेंट्स अलग, समझ आ रहा है? नंबर ऑफ पीपल अलग, इन्वेस्टमेंट अलग, कैपिटल अलग, सब कुछ अलग होगा। तो उस टाइम पर भी स्केलर चेन ना डिफरेंट तरीके से काम करेगा। प्रिंसिपल इज सेम बट एप्लीकेबिलिटी माइट टोटली डिफर। व्हाई? बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके वजह से प्रिंसिपल लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मजा आ जाएगा ये पॉइंट पढ़ के, आग लगा दोगे। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। ऊपर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नेचर। नेचर बोले तो कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर। मैं सबको यही बताना चाहता हूं, नेचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, फीचर भी होता है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव अलग टॉपिक है। समझो इस चीज को, आप सिनोनिम्स को रिकॉग्नाइज करना सीखो। एग्जाम में आ गया सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, सर आपने नोट्स में नहीं दिया, सर हमने नहीं पढ़ा। अरे वो सिग्निफिकेंस को ही रेफर कर रहा है, ठीक है? चलिए सिग्निफिकेंस में आते हैं, स्टार्ट करें। चलो भाई, सिग्निफिकेंस में प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स होता है ना, जो मैनेजर्स होते हैं, दे डोंट नो वेयर टू डू, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो भाई रियल लाइफ में क्या करने से क्या होगा, मतलब एक होता है ना एक्सपेरिमेंट ही करते जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ही, कितना एक्सपेरिमेंट करोगे भाई जिंदगी में? सोचो अभी तुमको एक तो पास्ता बनाना है या तुमको पिज्जा बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे? हाँ कभी खाए तो हैं, तो उसके नीचे तो मैदा होता है, तो मैदा सानना शुरू कर दिए। थोड़ा चीज होता है, कुछ भी चीज डाल दिए। फिर बोले उसके ऊपर सब्जी भी होता है, सब्जी भी डाल दिए। फिर अवन में सुने हैं डल जाता है, अवन में डाल दिए, कुछ भी बन के निकल गया। समझ में आ रहा है? ठीक से बना ही नहीं। तो अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख लेते या रेसिपी डाउनलोड कर लेते तो ज्यादा अच्छा बनता, आपका टाइम वेस्ट कम होता है ना? कौन सा ऑयल यूज करना है, कौन सा चीज यूज करना है, कुछ भी करने से तो काम नहीं चलेगा ना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो मैनेजर लोग बिजनेस संभालने जा रहे हैं, करोड़ों रुपया का, करोड़ एंड करोड़ हैज बीन इन्वेस्टेड, एंड अचानक से जाके आप बोलोगे हाँ मैं मैनेजर हूं, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। ये तो गलत बात है। सो रेडीमेड रेसिपी अगर बोला जाए तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये तो ऐसा पॉइंट है सर, आप कहीं भी चिपका दो, कहीं पर भी इसको चिपका सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या? चिपका देना मतलब एनीवेयर इन एनी चैप्टर इफ यू वांट यू कैन राइट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ा देता है, वेस्टेज कम कर देता है। व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? साइंटिफिक डिसीजन, सेम पॉइंट ऑलमोस्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। बोला था ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डायनामिक। सो टाइम टू टाइम आपका एनवायरमेंट चेंज होगा, बट दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डायनामिक इन नेचर। सो क्या होगा? टाइम टू टाइम आप ये प्रिंसिपल्स को भी स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपर इजी। अगर आप सारा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसमें ऐसा भी प्रिंसिपल्स है, या अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी अच्छा होगा, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी हाई रहेगा, और आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा।
दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सो आप गवर्नमेंट भी आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स स्टेट ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो. एम्प्लॉय लोग को सही टाइम पे पेमेंट देना, रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स, ये सारा चीज प्रिंसिपल में है. तो अगर आप बस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे ना, स्टिक टू द प्रिंसिपल्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड, आपको कभी कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, आपसे कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपसे गलत प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या लिखा है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडुकेशन एंड रिसर्च. आज का डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है भैया लोगों को एडुकेट करना. इसका मतलब वो हम लोग तो समझते ही हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको ये भी समझना है दैट बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में देयर इज अनदर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग में भी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है स्टाफिंग में? कि भाई जो एम्प्लॉइज, जो करंट एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ट्रेन और डेवलप करना, दैट इज दी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाई? बिकॉज पढ़ाई बंद हो जाएगी ना, तो फिर आगे माने एक तरीके से बोला जाए तो अपना ऑर्गेनाइजेशन का ही डेवलपमेंट रुक जाएगा. आज अगर मेरे को ये सारी चीजें करनी आती हैं, कल का दिन तो और भी चीजें अपग्रेड हो जाएंगी ना. आप सोचो कि आप 2005 में या 2007 में आपने पढ़ाई किया, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2023 में आपने अभी पढ़ाई किया, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, मैंने आपको बोला बेटा आओ मैं आपको 20,000 का जॉब देता हूं पर मंथ. आपने बोला ठीक है सर, आप आ गए. अब मैंने आपको ना कुछ सीखने का मौका दिया, आई टोल्ड यू पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो, काम करो, काम पे ध्यान दो. मैं आपसे काम करा रहा हूं, 5-6 ईयर चला जाएगा, सब कुछ अपडेट हो जाएगा, मैं बोलूंगा भाई तुमको कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं आता. आपने बोला सर नए नए हो गया सब कुछ सॉफ्टवेयर, मेरे जो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. मैं बोलूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना पड़ेगा, मैं तो पैसा दे रहा हूं. काम कर पाओगे? नहीं ना. आप बोलोगे मेरे को पढ़ाई के लिए लीव चाहिए, फिर मैं बोलूंगा जाओ. लेकिन पढ़ने रोका कौन? मैंने ही तो रोका ना. तो मेरे को ही प्रॉब्लम हो रहा है अब मेरा एम्प्लॉय से. वाई? बिकॉज आई स्टॉप देम फ्रॉम स्टडिंग. समझा? तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं आता है इफ यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एकदम सिंपल, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी उसी का पार्ट है. अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखो किसको कवर कर रहे हैं नोट्स में. सबसे पहले हम लोग छोटे भाई को कवर करें. छोटा भाई क्यों बोलते हैं इसको? छोटा भाई इसीलिए बोलते हैं, छोटा भाई इसीलिए बुला रहे क्योंकि इसने कम प्रिंसिपल दिए हैं. ठीक है, ऐसा बात नहीं है कोई दुश्मनी है या एज में छोटा था, ऐसा हमको पता भी नहीं है. तो आपको बस ये याद रखना है FW टेलर. FW टेलर, टेलर स्विफ्ट कोई मत लिख देना, मेरे से हुआ है क्लास 12th में, व्हाटएवर. तो FW टेलर है ना, ये याद रखना है आपको. FW को फुल फॉर्म क्या है सर? गूगल कर लो यार, एग्जाम में नहीं आएगा. तो टेलर भैया का साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम लोग इनको छोटा भाई बुलाते हैं क्योंकि उनके कम प्रिंसिपल है. फेयर को बड़ा भैया बुलाते हैं क्योंकि उनके 14 प्रिंसिपल्स है. ओके, सो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जल्दी से. चार प्रिंसिपल दिख रहा है. पहला प्रिंसिपल देखो आप, मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूंगा जी, बिल्कुल है ना, मुझे कोई ऐसी खुजली नहीं मची है कि मैं सब कुछ खत्म कराऊंगा. ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है, वन शॉट वीडियो में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हो सकता. चलो फर्स्ट पे आते हैं, लेकिन आपको डाउट होगा कमेंट करना. ठीक है, मैं शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा. पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या दिया हुआ है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इसका मतलब क्या होता है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है एनी डिसीजन दैट अ मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेक. कोई भी डिसीजन अगर एक मैनेजमेंट लेता है, उसके पीछे मेरे पास कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है तुक्का मारना. तो टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल में बोला हुआ है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब का मतलब, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है तुक्का मारना. तुक्का मारना मतलब गेस कर करके काम करना. मेरा जो मन आ रहा है मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे को ऐसा सही लगा इसलिए मैंने कर दिया. इस तरीके से आप अपने सीईओ को या चेयरमैन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपका डिसीजन का बेसिस. हर गलती के लिए आपको ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि आप जो लॉजिक, आप जो काम करें उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है. सो पहला प्रिंसिपल FW टेलर ने हमें यह दिया था साइंटिफिकली कि कोई भी डिसीजन के पीछे यू शुड हैव प्रॉपर रीजनिंग, प्रोज कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स मतलब समझते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज का एक लिस्ट बनाकर कि भैया मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, ताकि कल का दिन अगर आपका बॉस आपसे पूछे कि क्यों किया भाई ये, तुम ये नहीं बोल सकते कि आप भरोसा रखिए मेरा मूड किया इसलिए मैंने कर दिया. आपके पास कोई रैशनल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए. सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो आपका वातावरण है, एनवायरमेंट है बिजनेस का, उसमें यू शुड मेंटेन सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. देखो रेस में तो सभी लगे हैं. अगर दो आदमी का बात करो, इफ यू टॉक अबाउट टू पीपल, ध्यान से सुनिए, अगर मैं हूं और मेरे साथ एक टीचर है, तो हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टीचर के बीच में लड़ाई हो रहा है, दो टीचर के बीच में फाइट्स हो रहा है कि प्रमोशन किसको मिलेगा, किसको ज्यादा इज्जत मिलेगा, किसको ज्यादा सैलरी मिलेगा. आइदर वे ये चलता रहता है, लेकिन आइदर वे आपको हार्मनी बना के चलना है.
झगड़े नहीं होने चाहिए ज्यादा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और सबको अपना व्यू रखने का एक मौका देना चाहिए। इस तरीके का एनवायरमेंट आपको बनाना है। सो सेकंड प्रिंसिपल हम लोग को क्या बताता है, कैसा भी एनवायरमेंट हो, कोई भी बिजनेस हो, देयर शुड बी हार्मनी, मतलब देयर शुड बी अ कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। अब देखो वो नीचे वाला पॉइंट से मैच करने लगा, तो मैं ऊपर ही रहता हूं, मैं नीचे नहीं आ रहा, मैं कोऑपरेशन में नहीं जा रहा, मैं हार्मनी को ही एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कंफ्लिक्ट हो भी गया तो उसको रिजॉल्व करके हैप्पीनेस को वापस लाना चाहिए। दैट इज हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट हियर, मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। थर्ड पॉइंट बोला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब सबके अपने गोल्स हैं। मैं अभी आया हूं कोई कंपनी में, तो मेरा भी तो कोई पर्सनल गोल है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी तो कोई पर्सनल गोल है इस वीडियो को देखने का, या आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका पर्सनल तो नीड है ही ना कि मुझे टाइम पे सैलरी मिले, मुझे प्रमोशन मिले, मेरा ग्रोथ है ना। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगल वाले एम्प्लॉय से क्लाइंट चोरी कर लो, या फिर अपना पर्सनल गोल को इतना हाई प्रायोरिटी दे दो कि बिजनेस का गोल को ही भूल जाओ। क्लैरिटी मिल रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन शुड ग्रो विद यू एंड यू विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम लोग कोऑपरेशन का प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब सबको ही अगर मैं करने लगा ना, बकरा लोग जैसे मैं, मतलब मेरा सोचो, मेरा बताओ, मेरा क्या होगा, मेरा ग्रोथ का, मेरा क्या, अगर यही करते रहेंगे तो कोऑपरेशन नहीं रहेगा, सब में इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा, सब अपने लिए काम करेंगे और जैसे जैसे अपना मतलब निकलेगा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। तो लास्ट में क्या होगा, आपका ही ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट नहीं होगा, सबको ही आपका पैसा लूट बांट के चले जाएंगे, सब अपना मतलब निकाल लेंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, यू विल स्टे देयर। इससे बचने के लिए यू शुड हैव प्रॉपर प्रिंसिपल्स कि भाई, और जो गोल्स है ना एक एक आदमी का, उस पर आप इंसेंटिव लगा दो। जैसे अगर आप इतना काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे, पता है आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बहुत स्पीड में काम करते हैं ना, तो आपको मैनेजर्स बोलते हैं भाई क्या हो गया, मतलब आराम से करो, कोई फायदा नहीं है, और उल्टा तुमको बोलेंगे कि ठीक है और तो काम नहीं है, अब छुट्टी आपका। ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ज्यादा हीरो बनता है ना, ज्यादा अपना पर्सनल गोल्स की, सर आप लोग तो काम ही नहीं देते, मैं तो देखो कितना स्पीड में हूं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितना पैसा मिल रहा है उस हिसाब से ही काम करना है। आप ज्यादा आगे बढ़ोगे, दूसरों को नीचा दिखाओगे, ये सारा चीज वो लोग नहीं झेलता, क्योंकि आप अपना इंडिविजुअल चीज को ज्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हो। तो उसमें कोऑपरेशन बना के रखता है मैनेजर लोग, समझे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, डेवलपमेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मजा आ जाएगा ये पॉइंट, सर इतना बड़ा पॉइंट, अरे इजी है, डेवलपमेंट, बात खत्म, डेवलपमेंट याद रखना है, बाकी बना के लिखना है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है यार। मुझे अगर कोई चीज आता है, सपोज किसी ने बोला सर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आता है क्या, मैंने बोला हाँ आता है ना, तो अब मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करके दीजिए सर, तो आप मुझे ट्रेन करोगे मतलब सर आपको तो एक्सेल आता है ना, हाँ बट मुझे आप बताओगे ना कि मैं एक्सेल आपके लिए कैसे यूज कर सकता हूं। आई नो 100 थिंग्स इन एक्सेल, यू आर गोइंग टू टेल मी 50 थिंग्स कि भैया आपको 50 चीज यूज करके ये काम करके देना है, एक बार मेरे को सैंपल दिखा दो, हो गया। इसको बोलते ट्रेनिंग, मेरा करंट स्किल को यूज पे लगाना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मेरा स्किल्स को बढ़ा देना। सर आपको एक्सेल नहीं, अब गूगल स्प्रेडशीट भी चलाना आता है, सर आप ना 2-3 और सॉफ्टवेयर सीख लो, सर आप टैली भी सीख लो, सर आप वर्ड भी सीख लो, सर आप एक्सेस भी सीख लो, आप पावर पॉइंट भी सीख लो, सब सीख लो, खाली एक्सेल नहीं, और भी स्किल्स डेवलप करना, नया नया स्किल्स एक्वायर करना, दैट इज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब अपना जो स्किल है उसको काम पे लगाना, कैसे काम करना अच्छे से बता दो, और डेवलपमेंट मतलब नया स्किल एक्वायर करना, फिर उसको काम पे लगाना। तो डेवलपमेंट यहां पर बोला है हर एक आदमी का होना चाहिए। सो इवन आफ्टर योर एम्प्लॉय इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इवन ऑल द मैनेजर्स हु आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को काम पे रख दिए उसके बाद कुछ सिखा नहीं रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग देम, आप बस डांट रहे हो कि तुमको तो आना चाहिए काम, तुमको तो पैसा दे रहे हैं। अगर आप ये सब करोगे और कुछ नहीं सिखाओगे, कुछ नहीं बताओगे, उनको मौका नहीं दोगे स्किल डेवलप करने का, आप ही का ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। समझ में आ गया? 4 प्रिंसिपल है, एकदम लर्न हो जाना चाहिए आपको। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट में डेवलपमेंट वाला पॉइंट। सिंपल है। चलिए सर, अब ये हमने जो पढ़ा दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? टेक्निक बोले तो किसी टाइप का मेथड, या फिर
ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को मैं कैसे करूं, हाउ डू आई डू दिस मैनेजमेंट, समझे? तो आपसे ना एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, बताओ तो कौन सा प्रिंसिपल या बताओ तो कौन सा टेक्निक। तो सर प्लीज मेरे आपसे विनती है, देर आर 4 प्रिंसिपल्स, देर आर 4 टेक्निक्स, तो टोटल पॉइंट्स टू रिमेंबर इज 8, बट उसमें से 4, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं यहां पर, टेलर जो है ना, टेलर हम लोग को टोटल कितना चीज दिया है, टोटल 8 चीज दिया है, उसमें से 4 आर टेक्निक्स एंड 4 आर प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी ये चारों प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हो गया, हमको तो याद है, तुमको याद क्यों नहीं है? और 4 टेक्निक्स अभी जो पढ़ने वाले हैं, 4 टेक्निक्स वो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया? तो एग्जाम में अगर प्रिंसिपल बोला तो प्रिंसिपल लिखना, टेक्निक मत लिख के आ जाना, फिर बोलोगे तो मार्क्स क्यों कट गया, वो कटना चाहिए, समझ आया? चलो बच्चा आगे बढ़ते, अब आते हैं हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप में। सबसे पहला पॉइंट फंक्शनल फोरमैनशिप, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो भैया, हमारी फैक्ट्री है, हमारा जो फैक्ट्री है, बड़ा सा फैक्ट्री है हमारा एक ठो, ठीक है? ये फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, देखो कितने अमेजिंग लोग हैं, है ना? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सपोज 400 पीपल आर वर्किंग, 400 लोग काम कर रहे हैं। तो ये 400 लोग को सुपरवाइज करने के लिए हम लोग को एक सुपरवाइजर चाहिए, इन 400 लोग को काम देखने के लिए एक सुपरवाइजर चाहिए। चलो एक सुपरवाइजर रख लेते हैं रेड में, ठीक है? ये अकेला आदमी इतने सारे लोगों को तो सुपरवाइज नहीं कर पाएगा ना। आप बोल रहे हो एक आदमी को जाओ 400 लोग को देखो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कैसे दिखेगा भाई? हम लोग का क्लासरूम में एक टीचर होता है, उसका भी हालत खराब कर देते हो तुम लोग कभी कभी बेमतलब का, समझ रहे हो? 400 लोग को कैसे मैनेज करेगा कोई यार, वो भी लेबर क्लास आदमी। लेबर क्लास मतलब अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, गांजा फूक रहा है कोई, कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई दारू पी के आ गया काम करने, कोई बहाना दे रहा है, समझ में आ रहा है? कोई खैनी लगा रहा है। आप बोलोगे भाई ऐसा लोग को मैनेज करने में माथा खराब हो गया। तो भाई एक सुपरवाइजर रखने का मिस्टेक बहुत सारा लोग कर लेता है, ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो कितना सुपरवाइजर रखना चाहिए? जितना मन सुपरवाइजर रखो, लेकिन हम लोग को अब यहां पर ध्यान देना, हम लोग को टेलर भैया बोलते हैं, आपको 8 कैटेगरीज ऑफ सुपरवाइजर रखना चाहिए। ओ माय गॉड, कितना टोटल? 8, मतलब मिनिमम तो 8 लोग है ही। अब आपको हर एक कैटेगरी में 2-2 3-3 लोग रखना है, आप रख सकते हो। अगर आपको हर एक कैटेगरी में 4 लोग रखना है, मतलब 32 सुपरवाइजर रखना है, आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम कितना कैटेगरी होना चाहिए? 8, मतलब मिनिमम लोग कितने हो गए? 8 सुपरवाइजर्स। सर 8 सुपरवाइजर्स कैसे हुआ? अब यही तो मजा है, यही तो मजा है, यही तो दस्तूर है जिंदगी का। 8 सुपरवाइजर कैसे? अब देखो, अब देखो, देखो मैं आपको समझाता हूं। हम लोग का जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका? फंक्शनल फोरमैनशिप का। फोरमैन का मतलब सुपरवाइजर होता है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप, इसमें बोल दिया गया टोटल 8 लोग होना चाहिए। कितना? 8 लोग होना चाहिए। अब इसमें 2 कैटेगरी बना दिया फंक्शनल फोरमैनशिप में, देयर आर 2 कैटेगरीज नाउ। सर 2 कैटेगरी क्या क्या? पहला कैटेगरी किसके अंडर आएगा? प्रोडक्शन इंचार्ज। और दूसरा कैटेगरी किसके अंडर आएगा? प्लानिंग इंचार्ज। तो फैक्ट्री में भी एक तो प्लानिंग इंचार्ज वाला आदमी है, एक तो प्रोडक्शन इंचार्ज वाला आदमी है। अब प्लानिंग इंचार्ज वाला जो आदमी है, इसके अंडर में 4 पीपल विल बी देयर, एंड प्रोडक्शन इंचार्ज वाला जो आदमी है, इसके लिए भी 4 लोग रहेंगे। ओ माय गॉड, मतलब सर दिखेगा कैसा? ये जो प्लानिंग इंचार्ज है, इसमें देखिए 4 लोग हैं। ये देखो, प्लानिंग इंचार्ज में 4 लोग चाहिए, 4 पर्सनल। देखें कैसे? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट, क्या क्या मिला? इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट, और लास्ट में डिसिप्लिनेरियन। सबको शांति। अरे लाइब्रेरी में बैठी रहती है ना, लाइब्रेरी में एक तो लाइब्रेरियन लेडी रहती है ना, सब उनका एक ही काम है, क्या? जो भी आएगा उसको बस यही जॉब है। तो 1 2 3 4, ये 4 लोग होना चाहिए किसमें? प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में। इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन के आगे क्लर्क मत लगाना, डिसिप्लिनेरियन अपने आप में एक पोस्ट होता है।
इंस्ट्रक्शन का अब सर इनका काम क्या है? अरे ये जानने का ज्यादा जरूरत नहीं है। जो काम बनाए इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क मतलब काम कैसे करना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मतलब कौन कितना बजे आ रहा है, किसको कितना पैसा देना है, कॉस्टिंग कितना बैठ रहा है प्रोडक्ट का, लेबर का, उसको निकालता है। और डिसिप्लिनेरियन का मतलब हो गया जो सबका बीच में कंफ्लिक्ट को कंट्रोल में रखता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देता है, गाली गलोच नहीं होने देता है। अब आते हैं सर प्रोडक्शन इंचार्ज में, उसके अंडर में भी 4 लोग हैं। कौन कौन है? चलो देखो 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 देखो, ये देखो, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, क्या कहता, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। चलो, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। सर ऐसे बॉस क्यों लगाया है? मैं बताता हूं ना बॉस क्यों लगाया है, पता चलेगा। ऐसा कुछ खास रीजन तो है नहीं, बस दोनों को कंफ्यूज ना करें। बॉस का मतलब, स्पीड बॉस का मतलब क्या हो गया? ये थोड़ा सा सीनियर आदमी हो गया जो ध्यान देता है जितना भी लोग है वो लोग स्पीड में काम करें। आपने बोल दिया जाओ गाड़ी में जाके हेडलाइट लगाओ, वो तो आराम से लगा रहा है, बैठ के 20 मिनट से हेडलाइट ही लगा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप उसको बोलिए बेटा एक हेडलाइट लगाने में 10 मिनट लगता है, तुम 20 मिनट क्यों लगा रहे हो? तो ये हो गया स्पीड बॉस, जो डांटेगा, बोलेगा स्पीड में काम करो, वो ध्यान देता है सबको स्पीड में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? गैंग बॉस। गैंग बॉस मतलब टैटू वैटू लगा के आएगा क्या, हम गांजा फूकते हुए एकदम सीरियस ले? नहीं, गैंग बॉस, गैंग का मतलब वो नहीं है। गैंग बॉस का मतलब क्या है? गैंग बॉस का मतलब होता है कोई भी एक अगर आदमी है जिसको आप सुपरवाइजर बनाए हो और उसका काम है टू मेक श्योर कि जो इक्विपमेंट होता है ना फैक्ट्री में, टूल्स जैसे हैमर, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिलिंग मशीन, समझ रहा है, हेलमेट, जो टूल्स यूज होगा काम करने के लिए लेबर को, वो टूल्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है, इसको बोलते हैं गैंग बॉस। अगर 500 हैमर यूज हो रहा है तो एंड ऑफ द डे 500 हैमर वापस आए, अगर टूट गया तो उसको रिप्लेस करे, दैट इज गैंग बॉस। रिपेयर बॉस का मतलब क्या होता है? कभी कभी ना हम लोग से कोई मशीन खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करना, या फिर कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा गंदा बन जाता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अपने लोग सपोज कुछ नोट्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये कुछ नोट्स है, अब ये नोट्स कुछ प्रिंट हो रहा है, इकोनॉमिक्स का नोट्स था शायद, तो कुछ नोट्स प्रिंट हो रहा है, अभी एकदम माइनर सा कुछ एक प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से मेरा जो बुक का कवर है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो उसके लिए मैं पूरा किताब को फेंक दूं क्या? नहीं ना। तो थोड़ा सा रिपेयर करने पर ये बुक वापस मार्केट में जा सकता है, खाली कवर रिप्लेस करना है। तो ये सारी डिफेक्ट्स को ठीक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिपेयर बॉस का होता है। लास्ट में इंस्पेक्टर, बेसिक इंस्पेक्टर का मतलब क्वालिटी चेक, तो जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका फाइनल क्वालिटी को चेक करना इज इंस्पेक्टर का काम, पुलिस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इंस्पेक्टर के आगे बॉस ना लगाएं, इंस्पेक्टर अपने आप में एक पोस्ट है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का पूरा फंक्शनल फोरमैनशिप खत्म। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फोरमैन का मतलब क्या होता है? फोरमैन का मतलब है सुपरवाइजर। कितना टोटल कैटेगरी हो गया? 8, 4 में डिवाइडेड है, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग में 4, प्रोडक्शन में 4। समझ में आ गया? अब आपको याद करना, मैच द फॉलोइंग भी आता है कभी कभी, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कभी कभी कि कौन सा कहां जाता है, कौन सा प्लानिंग में, कौन सा प्रोडक्शन में, समझ आया? तो वो आपको मैच कराना पड़ेगा। तो ये लिस्ट आपको याद हो जाना चाहिए, मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो भैया, है ना, ऐसे मेरे को भी डाल दो। तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टेक्निक। प्रिंसिपल तो पहले ही खत्म हो गया, अब टेक्निक में आते हैं। पहला टेक्निक क्या खत्म किए? फंक्शनल फोरमैनशिप। अब सेकंड टेक्निक में आते हैं, इसका नाम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप किसी को डांटेंगे कैसे? मैंने आपको बोला ये बच्चा तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपने बोला सर आपने मेरे को डांट कैसे दिया, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। तो मुझे पता है ना कि पढ़ना कैसे है, तभी तो मैं डांट पा रहा हूं। इफ आई डोंट नो हाउ यू शुड स्टडी, वाई विल आई स्कोल्ड यू? तुम्हारा नालायक दोस्त तुम्हें कभी पढ़ने बोलता है? नहीं, क्यों? उसे पता ही नहीं पढ़ते कैसे। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं या फिर जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लोग के साथ आप टाइम स्पेंड कर लोगे ज्यादा, वो लोग बोलेंगे भाई तेरे को पढ़ाई नहीं करना है, खुद ही बोल देते। कभी कभी ऐसे भी दोस्त हैं मेरे, हाँ रहे हैं, तो खुद ही बोल देते। तुम सारा दिन उनके साथ बैठे हुए हो, 6 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, बोलेगा भाई 9th आवर में बोल देगा भाई क्या तेरे को घर नहीं जाना, भाई मम्मी का कॉल नहीं आ रहा तेरी, खुद ही पूछ लेंगे भाई मतलब कोई चिंता फिक्र नहीं है तुमको लाइफ में, कोई गोल्स नहीं है, तुम मेरे को तो काम है अब तू देख ले। समझ आया? तो ये होता है, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये क्या है? ये स्टैंडर्डाइजेशन है। इसका मतलब फैक्ट्री में जो वर्कर है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि भैया ये काम 2 घंटा में हो जाना चाहिए, अब 2 घंटा में नहीं होगा इसका मतलब तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। क्लैरिटी मिल रहा है? लेकिन ये स्टैंडर्ड सेट तो करना पड़ेगा ना, ये 2 घंटा में हो जाना चाहिए,
अरे ये तो किसी को बताना पड़ेगा ना कि ये 2 घंटा में हो जाना चाहिए। डू यू गेट इट? तो अगर मेरे को ये पेन बनाना है तो मैं बोल रहा हूं ये पेन 5 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट्स में। तो कोई तो होगा ना जो बोलेगा हाँ ये 5 मिनट्स में बन सकता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, काम को स्टैंडर्डाइज करना। मतलब एक आदमी से एक्सपेक्टेड ये एक पेन वो 5 मिनट में बनाएगा, तो 1 घंटे में 60 डिवाइडेड बाय 5, 12 पेन बन जाना चाहिए, 12 पेन्स बन जाना चाहिए। समझ में आ गया? एवरेज में। अब कोई है जो 15 बना दिया तो ठीक, कोई है जो 10 बनाया तो ठीक, एवरेज में 12 बन जाना चाहिए पूरा दिन में, हर 1 घंटा में। हो गया, ये स्टैंडर्ड वर्क आवर है। एक वर्क आवर में क्या एक्सपेक्टेशन है, हो गया। उससे जो डिविएट करे उसको डांटो। तो एम्प्लॉय लोग को भी एक टारगेट रहेगा, अरे भाई 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 काम करना पड़ेगा टाइम पे, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगा, नहीं तो सैलरी कट जाएगा। समझा? नेक्स्ट क्या लिखा है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी काम को एक आसान तरीके से किया जा सकता है, आप उसको लंबा प्रोसेस में क्यों करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये नोट्स पढ़ लो और आपको 80% आ जाएगा, लेंदी प्रोसेस क्या है? पूरा साल पढ़ो, पूरा साल अच्छे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, फिर जाके शायद 80% आएगा। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं ये 6 पेज लर्न कर लो, आपका आ गया 80%। आप हो नहीं सर, हम तो पूरा किताब पढ़ के जाएंगे। तो फिर पढ़ो, लेकिन क्या होगा? 500 पेज पढ़ना पड़ेगा वही 80 या 90% लाने के लिए। तो ज्यादा एफिशिएंट या ज्यादा सिंपल काम किया वो चूज करना पड़ेगा। और एक इजी एग्जांपल देता हूं। इफ एनीबडी इज वर्किंग इन योर फैक्ट्री और हैमर, अगर हम लोग हथौड़ा हैमर यूज करेंगे तो वो काम 5 मिनट्स में हो जाएगा, और हैमर यूज नहीं करेंगे तो वही काम को 15 मिनट्स लगेगा। तो आपने क्या किया? 5 एम्प्लॉइज को हैमर दे दिया, बाकियों को बोला तुम लोग खुद मैनेज करो। तो ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। आपको सबको सेम इक्विपमेंट देना चाहिए। समझ आया? तो काम को सिंप्लीफाई करिए, फिर स्टैंडर्डाइज करिए, और स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको सेम लेवल ऑफ इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वरना आप कैसे बोल रहे हो सबको 5 मिनट्स में काम खत्म करो? उसको हैमर मिला है, हमको तो नहीं मिला है, तो मेरा तो 15 मिनट्स लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो पहला काम क्या? सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे होगा? खुद टेस्ट करके। फिर स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे? प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करके, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट प्रोवाइड करके। और उसके बाद अगर कोई स्टैंडर्ड से डिविएट करेगा तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं या आप क्यों इतना लेट कर रहे हैं। क्लैरिटी मिल गया? नेक्स्ट, इसका कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव रीड कर लेना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मेथड स्टडी। चलो भैया मेथड स्टडी में आइए। अब मेथड स्टडी में बहुत इजी है सर, बहुत इजी है मेथड स्टडी। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टडी हियर, राइट? तो यहां पर हमारे पास क्या क्या है देख लो। 4 टाइप्स ऑफ स्टडी, सॉरी। तो ये टाइप्स ऑफ स्टडी है। तो हम लोग को टेलर भैया ने 4 साइंटिफिक टेक्निक दिया। उसके अंदर पहला टेक्निक क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकंड क्या था? सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। थर्ड क्या है? स्टडी। स्टडी के अंदर 4 टाइप का स्टडी है। आई एम सो सॉरी, बहुत हिडन एजेंडा है, मेरे को पता है सर। आपने बोला था फोरमैनशिप 1 पॉइंट है, लेकिन फोरमैनशिप के अंदर 8 पॉइंट निकल गया। मेरे को पता है, मैं क्या करूं? अब जो सिलेबस है अब स्टडी है, तो स्टडी रहना चाहिए ना। हाँ स्टडी कर लेंगे एनवायरमेंट का, नहीं, उसके अंदर 4 टाइप का स्टडी दिया। मेथड, मोशन, टाइम, फैटिग। याद रखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। पहला क्या दिया हुआ है? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है? देख लो, कोई भी चीज को फैक्ट्री बना रहे हो आप, फैक्ट्री में हो आप, सामान बना रहे हो, सॉरी फैक्ट्री नहीं बना रहे हो, यू आर इन द फैक्ट्री एंड यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, सो यू हैव टू प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाएंगे। व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू मूव फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, देयर आर सो मेनी वेज टू डू दैट। अगर कोई बोलेगा सर ये बॉटल कैसे बनाए, तो शायद इसको बनाने का 50 मेथड है ये बॉटल बनाने का, राइट? तो मेरे को अपना सही मेथड को चूज करना है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए जो अच्छा मेथड रहेगा, चीप मेथड रहेगा, शॉर्टेस्ट रहे या लॉन्गेस्ट भी रहे तो चीपेस्ट रहे। अब जैसे हम बोले कि ये हम बॉटल बनाएंगे सर, 1 दिन में रेडी कर देंगे बॉटल। आप बोले भैया 1 दिन में इतना सुंदर बॉटल ऐसे फर्निश करके फिनिश करके लोहा का एकदम प्यारा सा, मैंने बोला हाँ हम लोग बना देंगे। मैंने बोला पर एक बॉटल को बनाने में कितना खर्चा आएगा? आपने बोला 500 रुपीज। मैंने बोला बाप रे बाप, और ऐसे अगर आप टाइम लेके आराम से बनाओ तो आपने बोला सर फिर 1 वीक लगेगा बॉटल बनाने में। मैंने बोला सही है, तो कितना पैसा लगेगा बॉटल बनाने में? आपने बोला सर 150 रुपीज। मैंने बोला भाई तो 1 वीक लेके बना। समझ आ गया? तो हो सकता है कुछ एक ऐसा फैक्ट्री है जो बोलेगा नहीं नहीं हमें तुरंत बनाना पड़ता है, हम लोग का कस्टमर भी बहुत पैसा देता है, तो 500 में बनाएगा। लेकिन कुछ लोग है जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वी हैव टू मेक फॉर चीप, 1 वीक लगेगा, लगने दो, कब में बनाएगा। एक ही काम करने का मल्टीपल मेथड है, डिपेंड करता है आपका कस्टमर कौन है। नेक्स्ट क्या है? मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बोले तो अब मेथड, आपने ये काम करने का कोई मेथड चूज किया। कोई भी काम अगर हम लोग करें, कोई भी लेबर अगर काम करे, एनी लेबर हु इज वर्किंग, कुछ भी करने का मोशन है। इसका मतलब अगर मैं अभी उठूं और कॉफी बनाऊं, जो मेरा मूड हो रहा है,
तो अगर मैं उठूं और कॉफी बनाऊं और कॉफी बनाने का भी तो बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा मेथड है सच्ची में। कुछ लोग होते हैं कॉफी का बीन्स को प्रेस करेंगे, है ना, फिर उसको फेंटेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे, फिर उसको पानी डालेंगे, फिर उसको बनाएं, बहुत सारा है। तो आप कितना टाइम डेडिकेट करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। मैं पता है कॉफी कैसे बनाता हूं, कप लेता हूं, मैं उसमें 1 चम्मच कॉफी डालता हूं, ठीक है, 1 चम्मच भी नहीं निकालता मैं डायरेक्टली कैन से थोड़ा सा डालता हूं, उसमें पानी डालता हूं, उसको ऐसे ऐसे कर उसके बाद माइक्रोवेव में डाल के 1 मिनट गर्म करके ब्लैक कॉफी रेडी। अब की तो बहुत सारा मेथड होता है, कोई कोई लोग पानी पहले गर्म करते हैं फिर कॉफी मिक्स करते हैं। मेरे को लगता है इसमें मेरा टाइम सबसे ज्यादा बच जाता है। क्लासेस के बीच में 1 मिनट में आओ, फट से बनाओ और चल दो, 2 मिनट में कॉफी रेडी, 1.5 मिनट माइक्रोवेव, 30 सेकंड मेरा मेहनत हो गया, लिटरली 2 मिनट्स, दैट्स ऑल इट टेक्स। बट आपको जितना लंबा प्रोसेस बनाना है बनाओ, हो सकता है। तो ये मोशन स्टडी है। काम करने में कोई भी एक काम आपने चूज किया, मेथड है मेरे को ब्लैक कॉफी पीना है ठीक है, अब उसके अंदर मोशन क्या है, कितना कितना मूवमेंट इन्वॉल्व है, कहां से कहां मैं उठ के जाऊंगा। और एक स्टडी होता है मोशन स्टडी का, एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब एक फैक्ट्री आराम से समझो, एक मशीन है, 2 मशीन है, 3 मशीन है, 4 मशीन है। तो एक एम्प्लॉय है जो इससे इसमें जंप कर रहा है, इससे इसमें जंप कर रहा है, इससे इसमें जंप कर रहा है, वापस इसमें जा रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो कोई अगर शॉर्टर वे अवेलेबल है जिससे वो डायरेक्टली इसमें आ सकता है, तो वो मोशन स्टडी होता है कि भैया नंबर ऑफ मूवमेंट्स को कम कर दो ताकि एम्प्लॉय का एफिशिएंसी भी बढ़े, उनका सैलरी भी ज्यादा वसूल हो पाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइम स्टडी। कोई भी काम करने में व्हाट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम टू कंप्लीट द जॉब। क्लैरिटी मिला? मतलब पढ़ाई का ही बात कर लेते हैं। तो कोई भी एक चैप्टर है, सब चैप्टर में अलग अलग टाइम लगता है। बहुत लोग ना पागल होते हैं, बोलते हैं 10 घंटा में 10 चैप्टर खत्म कर लेंगे, 1 घंटा में एक चैप्टर, कहां से होगा? कुछ कुछ चैप्टर में 15 मिनट लगता है, किसी किसी चैप्टर में 2 घंटा लग सकता है। तो भाई तो गलत हो गया ना। तो टाइम स्टडी करके रखो, तो कितना चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए ये सब फैक्ट्री वाला लोग पहले से देख लेता है। जैसे गाड़ी बनाना है तो गाड़ी का इंजन बनाने में कितना टाइम लगेगा, सब करने के बाद टाइम स्टडी। तो कौन सा फैक्ट्री में कितना टाइम लगेगा, हेडलाइट बनाने में कितना टाइम लगेगा, पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, ये सारा टाइम स्टडी होता है। उसके बाद डिविएशन मेजर होता है। नेक्स्ट इज फेटिग स्टडी। फेटिग 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 वर्ड बहुत लोग को याद नहीं होता। देखो ना फटी लिखा है, फटी फटी पड़ी है, इसका मतलब क्या, सो सॉरी, इसका मतलब क्या है? थकावट हो रही है, थक गए हैं भाई। तो फेटिग का मतलब ये होता है थकावट। थकावट को भी स्टडी करना है, मतलब वेयरिंग आउट, यू आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग। अब कोई बोलेगा सर 10 घंटा पढ़ा दो दिन में, मेरे को नहीं पढ़ाना, मैं क्यों पढ़ाऊं 10 घंटा दिन में, पागल हो जाऊंगा मैं, है ना। 10 घंटा एफिशिएंटली नहीं पढ़ाया जा सकता। 4 क्लास मस्त लिया जा सकता है 1.5 घंटे का मेरे हिसाब से, बीच बीच में 15-20 मिनट ब्रेक चाहिए होता है एक टीचर को। 10 घंटा हो जाता है, वो टोटल मिला के 10 घंटा निकलेगा करीब करीब, या 8 घंटा निकलेगा जो भी। तो आप अगर नोटिस करेंगे फिटिक स्टडी भी कोई चीज होता है। आप मैन और मशीन में तो डिफरेंस है ना भाई, मशीन भी ज्यादा देरी तक चलाओ तो जल जाता है, तो इंसान का सोचो क्या ही होगा। क्लैरिटी है? तो अभी हम लोग करते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर ब्रेक लेना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी पागल जैसे 15 घंटा पढ़ा दे, फिर क्या होगा, तबियत खराब होगा, अपना तबियत खराब हो जाएगा, तुम्हारा भी तबियत खराब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फैटिग। फैटिग का मतलब थक जाते हैं, थकावट के बीच में ब्रेक चाहिए। तो क्या फैक्ट्री के ओनर्स को नहीं पता कि लेबर को ब्रेक चाहिए, लंच ब्रेक चाहिए, चाय का ब्रेक चाहिए, कॉफी का ब्रेक चाहिए, चाहिए। तो वो ब्रेक को भी अकाउंट करना चाहिए। इसका मतलब कितना देरी का ब्रेक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेक चाहिए तो आज छुट्टी ही हो गया, नहीं। 30 मिनट्स का ब्रेक मोर देन एफिशिएंट, वापस आइए, फिर 2 घंटे बाद 15 मिनट का चाय ब्रेक या 20 मिनट का चाय ब्रेक, फिर वापस आ जाओ। ये होता है फैटिग स्टडी। समझ आ गया? इसको भी आप अकाउंट करो तो आपका कॉस्टिंग ठीक बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये भी बड़ा मजेदार चीज है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम प्रपोज्ड है, इसके ऊपर सम्स भी है सर, हम लोग का सिलेबस में नहीं है, कॉस्ट जब पढ़ोगे उसमें मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टेलर बिलीव्ड दैट पीपल हु आर एफिशिएंट, जो लोग एफिशिएंट होते हैं ना उनको ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए, और जो लोग बिलो एवरेज होते हैं, जो लोग गंदे होते हैं, मतलब कम एफिशिएंसी से काम करते हैं, उनको कम पेमेंट मिलना चाहिए। ये प्रिंसिपल, ये टेक्निक है टू मेक पीपल वर्क हार्डर। समझ आ रहा है? तो जो एम्प्लॉय लोग टारगेट सेट कर दो कि 100 पीसेस बनाना है, अब 100 पीसेस से जो लोग ज्यादा बनाएंगे, ऐसा समझने का कोशिश करो, जो लोग 100 पीसेस से ज्यादा बनाएंगे उन लोग को हम लोग वेज का 110% देंगे। 200 रुपया देना था तो 220 रुपया देंगे। जो लोग 100 पीसेस ही बनाएंगे उनको 200 देंगे। जो लोग 100 पीसेस से कम बनाएंगे उनको थोड़ा कम देंगे। तो एक पेनल्टी वाला फीलिंग आएगा कि हमने काम आज ठीक से नहीं किया, और जो लोग अच्छे से काम करेंगे उनको ज्यादा अच्छा फील आएगा कि हमने ज्यादा काम किया और हमें पेमेंट भी ज्यादा मिला।
दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज, मतलब पर पीस के हिसाब से आप सबका वेजेस को डिफर कर दो। तो जो जितना पीसेस प्रोड्यूस कर रहा है या जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो पीस को आप पकड़ लो, और जितना भी लोग ज्यादा काम कर रहा है उसको उस हिसाब से ज्यादा पेमेंट दो, स्लैब बना दो उस हिसाब से। तो इट विल बी, माने वेज सिस्टम तो रहेगा लेकिन डिफरेंशियल पीस है, मतलब अलग 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 लोग अलग अलग काम करेंगे तो अलग अलग पेमेंट मिलेगा। समझे? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन। अब ये वाला पॉइंट तो है हम लोग का सिलेबस में, लेकिन इसको हटा दिया गया है, ये एज अ सेपरेट टॉपिक नहीं मिला मेरे को। तो टेक्निक में मैं 4 ही पॉइंट देखा था, लेकिन मेंटल रेवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा नॉनदलेस, आप पढ़ेंगे। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू, ये भी एक प्रिंसिपल होता है लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा वो चला गया है, वैसे उसके ऊपर से वो चला गया, हाईलाइट चला गया है ओवर द ईयर्स, बट फिर भी मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है टू इंस्पायर द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। उनको ऐसा बिलीव कराओ कि तुम्हारा तरक्की होगा तभी जब हमारे बिजनेस का तरक्की होगा। मतलब आप लोगों का माइंड में, अपना एम्प्लॉइज का, अपना मैनेजर्स का, मैनेजर लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना एम्प्लॉइज का माइंड में ये चीज डाल दे कि वो लोग यहां काम करके आ रहे हैं तो उनको सारा अपना घर का दर्द दुख पीड़ा सब भूल जाना है, बस काम में मन लगाना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा डिफरेंशियल वेज लेके घर जाना है। उससे उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कंपनी बड़ा होगा इनका भी वेज बढ़ेगा, कंपनी बड़ा होगा तो इनको और काम मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, और इस तरीके से आप माइंड को ट्रेन कर देते हो एम्प्लॉइज का कि भाई यहां आ रहे हो, ये आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया? ये चीज जो है मेंटल रेवोल्यूशन, इसको आप लोग एक बार रीड करके बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, और बना के लिख सकते हैं एग्जाम में। अब आते हैं सर हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने क्या किया यहां पर, तो बस एक लिस्ट बना के छोड़ दिया है। क्यों? ताकि आप लर्न कर लो। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे सर? 14 याद करना होगा? हाँ, एकदम एक बार में आंख बंद करके लिख के दिखाना पड़ेगा 14 प्रिंसिपल्स। समझ में आया? सर क्वेश्चन थोड़ी आएगा 14, अरे भाई केस स्टडी तो आएगा ना, उसमें से पूछ लेगा कौन सा 2 प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। वो थोड़ी देखेगा कि तुमको कितना प्रिंसिपल याद है, एनी टू थोड़ी बोलता है, थोड़ी ना एग्जाम में बोलेगा कोई भी दो केस स्टडी देके बोलेगा क्या कोई भी दो प्रिंसिपल बता दे, हट। वो बोलेगा प्रिंसिपल बता और उसका इंपैक्ट बता। बाप रे बाप, अगर प्रिंसिपल ही गलत गैस कर दिए या याद ही नहीं है तो गैस क्या ही करोगे? सारा 14 याद करना है। 14 छोड़ 18, 8 तो किसका गया? 4 प्रिंसिपल किसका गया? टेलर। 4 साइंटिफिक मेथड किसका गया? टेलर। उसके बाद ये आया 14 प्रिंसिपल्स, तो 14 + 4 + 4, समझा? याद करना है, सबका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। तो 14 प्रिंसिपल्स के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत तगड़ा नोट्स बनाया है, मतलब है ना, सेंड लव, ऐसे हार्ट साइन कमेंट कर दो तो, है ना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, वो ज्यादा काम आएगा। तो आप यहां पर देखेंगे मैंने हर एक प्रिंसिपल का पॉजिटिव आउटकम, अगर ये प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो क्या पॉजिटिव होगा बिजनेस में, ये लिखा है, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी लिखा है, नेगेटिव आउटकम। ये सारा प्रिंसिपल का बनाकर मैंने 14 का 14 प्रिंसिपल्स का नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर से एक बार देख लेता हूं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। बेसिकली डिवाइड एंड रूल नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन। तो व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क हम लोग को यह सिखाता है कि अगर आपका काम बढ़ते जा रहा है बिजनेस में, यू शुड गिव स्पेसिफिक वर्क टू स्पेसिफिक पीपल। जिसको जो आता है वो वही काम करे तो काम और अच्छा होगा, और वो इंसान जो वो काम कर रहा है उसका और ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा उस फील्ड में। क्लैरिटी मिल गया? तो अगर कोई मैथ्स का टीचर है, जैसे मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता क्योंकि मैंने मैथ्स कभी 11-12 में पढ़ा ही नहीं, तो अब मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा उसमें स्पेशलाइजेशन है नहीं, तो मैं किसी को बोलता नहीं। मेरे को कुछ कुछ मैथ्स तो आता है भाई, सीए फाउंडेशन इंटर क्लियर किया अपने, तो थोड़ा बहुत मैथ्स तो आता ही है मेरे को फाउंडेशन लेवल का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा लूं क्योंकि मेरे उसमें स्पेशलाइजेशन है। लेकिन अकाउंट्स बोलो पढ़ा दूंगा, समझ में आ रहा है? वो भी एक सर्टेन लेवल तक। बोलोगे फाइनल का पढ़ा दो सर, सीए फाइनल का, बोलेंगे भाई हमसे नहीं होगा। समझ में आ गया? उसके लिए कोई और स्पेशलाइज्ड आदमी देख लो, दूसरे टीचर है हमारे यहाँ, उन लोग से बात करो। तो ये क्या है? ये स्पेशलाइजेशन का खेल है। तो सब डिवाइड कर लो ना काम ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको जो अच्छा लगता है वही करो, तो आपका भी तरक्की होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी तरक्की होगा। गेट इट? दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो इससे क्या होगा? पॉजिटिव क्या है? एफिशिएंसी बढ़ेगा, लोग कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा या स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा ऑफ द पीपल। अगर नहीं करेंगे, एफिशिएंसी कम होगा, स्पेशलाइजेशन कम होगा, और एक ही काम 2-3 बार करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं है तो बार बार करना पड़ रहा है एक ही काम, ठीक से नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या लिखा है?
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने पे सीधा बोल दिया है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। समझ में आ गया? किसी भी आदमी को आप अथॉरिटी दे रहे हैं, उसके साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री है ना? स्पाइडरमैन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या सिखाया जा रहा है उसमें? उसमें बताया जा रहा है भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अगर पावर मिला है, अगर आपको अथॉरिटी मिला है, तो आप उस चीज का आउटकम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थक गए भाई बैठे बैठे। तो उस चीज का आउटकम के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप काम कर रहे हैं, आपको पावर मिला है काम करने का, और अगर काम अच्छे से नहीं हुआ, तो बताओ किसका सैलरी कटेगा? तुम्हारा। किसको गाली सुनना पड़ेगा? तुमको। तुमको पावर भी तो दिए थे ना काम करने का, और अच्छे से करोगे तो क्रेडिट किसको मिलेगा? आपको। कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। आई होप यहां तक क्लियर है। ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे अगर, तो अथॉरिटी कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, है ना? वाई? बिकॉज सही तरीके से हमने पावर डेलीगेट किया है। नेक्स्ट लिखा है इफेक्टिवनेस। टाइमली सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पावर देना जरूरी है ना। आप किसी को बोले कि जाओ चाय लेके आओ, पैसा नहीं दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाओ चाय लेके आओ, गिराना मत। बोला ठीक है पैसा तो दीजिए। आप बोले नहीं पैसा किस बात का, ऐसे ही जाओ चाय लेके आओ। बोले कैसे लाएंगे? काम करने के लिए पावर चाहिए ना, पावर तो दो। क्लैरिटी मिल रहा है? तो पावर चाहिए, पावर चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? इसका डिसएडवांटेज क्या? अगर आप इसको नहीं करेंगे, अथॉरिटी कोई भी मिसयूज कर सकता है, इफेक्टिवनेस कम रहेगा, टाइम पे चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, एंड एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस पावर। अगर आप किसी को काम देते रहेंगे लेकिन पावर नहीं देंगे काम करने का, तो कैसे चलेगा? क्लैरिटी मिल रहा है? सो उसको वो पोस्ट देना होगा, या उस लेवल का उसको, हाँ पोस्ट देना होगा बेसिकली। मतलब आपको वैसा प्रमोशन देना होगा ताकि लोग सही टाइम पे सही ऑर्डर देकर, या अपना अपने अंडर के लोगों से काम निकालने का उसको पावर देना होगा। ठीक है? थोड़ा पढ़ पढ़ के समझ जाएंगे यार, इतना क्या समझाए। नेक्स्ट देखो, 1 शॉट वीडियो पता चला 10 शॉट वीडियो बन जाएगा, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब थर्ड है, अभी थर्ड पे पहुंचे। क्या लिखा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या लिखा है? फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सिंपल। तो अगर एम्प्लॉय लोग को कंट्रोल में कैसे रखेंगे? जो भी लोग आएंगे उनको पहले ही बोल देंगे क्या पहनना है, कैसे बात करना है, कौन तुम्हारा सीनियर, कौन तुम्हारा जूनियर, इज्जत कैसे देना है। भैया वर्क स्पेस में गंद नहीं मचाना है। गंद नहीं मचाना है मतलब कचड़ा। नो डेटिंग। मतलब लड़का लड़की वाला पटाने वाला हिसाब नहीं रहेगा। बहुत सारा ऑफिस जो है वो लोग अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि तुम हर जगह ही लड़कीबाजी करने लगते हो, लड़काबाजी करने लगते हो। तो ये सब गलत बात है, क्योंकि कहीं कहीं पे काम करना है, काम पे ध्यान दो। शादी करना है कर लो, लेकिन ये उल्टे सीधे काम मत करो। उससे क्या होता है ना, तुम लोग के बीच में झगड़ा हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन का काम बिगड़ेगा, और तुम लोग का अगर अच्छा चल रहा है तो काम भी बड़ा अच्छा चलेगा। तुम लोग का मूड स्विंग्स के हिसाब से तो हम लोग काम नहीं कर सकते ना। तो ये होता है डिसिप्लिन का कंसेप्ट, समझे? तो पहला क्या बोला है? सिस्टमैटिक वर्किंग एनवायरमेंट। मतलब अगर आप अच्छे से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, आपका बिजनेस एकदम स्मूथ चलेगा। मक्खन बोले तो मक्खन मक्खन चलेगा। सेकंड क्या लिखा है? इंप्रूव्स एफिशिएंसी, कम वेस्टेज होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी कम होगा, केओटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। केओटिक का मतलब बस कुछ भी हो रहा है, अनऑर्गेनाइज, हल्ला गुल्ली हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये इफेक्टिवनेस भी कम रहेगा, डिले हो जाएगा काम करने में। नेक्स्ट लिखा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड भी इजी है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एकदम सिंपल है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? एक आदमी के ऊपर एक बॉस, वन सुपरवाइजर, या एक आदमी बेसिकली वन बॉस। तो किसी के भी ऊपर कोई भी एक एम्प्लॉय, जैसे मैं हूं, तो मेरे ऊपर एक ही बॉस रहे तो ठीक है। मतलब मैं कमांड किससे लूं, मैं किसका बात सुनूं? बहुत सारा बिजनेस होता है पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो एक डायरेक्टर आके कुछ बोल दिया, दूसरा आके कुछ बोल दिया, अब ये बेचारा कंफ्यूज है मैं किसका सुनूं। तो आपको खुद ही पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए अपना ऑर्गेनाइजेशन में। दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर अलग अलग काम देके चला गया, एक दूसरे का काम को कॉन्ट्राडिक्ट करके। गलत बात है यार, वो एम्प्लॉय का तो हालत खराब हो जाएगा। वो सोचेगा मैं किसको इंप्रेस करूं, ये वो, उसका माइंड उल्टा चलेगा। तो इससे अच्छा यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड वन बॉस ओवर एनीबडी। इसीलिए देखोगे एक मैनेजर रहता है मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। समझा? 10 लोग है, 10 लोग का एक बॉस है। ऐसा नहीं कि एक आदमी का 10 बॉस है। किस किस का बात सुनेगा? तो कमांड देने वाला एक होना चाहिए। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं होता, दो बॉस के बीच में ईगो का क्लैश नहीं होगा। ईगो क्लैश मतलब समझते हो ना, लड़का लोग में बहुत ज्यादा होता है, लड़के लोग में बहुत ज्यादा ही होता है। तो ईगो क्लैश का मतलब क्या होता है? मैंने ऑर्डर दिया, तो मेरा बात क्यों नहीं सुने? दूसरा बॉस बोल रहा है अरे उसका सुनोगे कि मेरा सुनोगे? अरे देखो, अब बॉस झगड़ा कर रहा है आपस में बैठ के दो ठो, तो भाई एम्प्लॉय क्या ही सोचेगा तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस। टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा अगर एक ही बॉस रहेगा। अच्छा, नहीं तो फिर इसका ऑपोजिट लिख देना, ईगो क्लैश होगा, कंफ्यूजन होगा, एक्सक्यूजेस टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सुंदर पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने एम्प्लॉय को ठीक से डायरेक्शन नहीं देंगे, या दो बॉस होगा, तो वो क्या करेगा? वो पता है, वो एम्प्लॉय तुम्हारा बाप है। वो पता है तुमको क्या बोलेगा? सर वो तो दूसरे वाले सर ने हमको ये करने बोला था।
फिर वो दूसरा सर को जाके बोलेगा सर वो पहले वाले सर ने हमको ये करने बोला, वो दोनों काम नहीं किया है, वो दोनों का बात सुन के इतना मस्ती में एकदम यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस्ड डिसिप्लिन, ऑब्वियसली ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब वन यूनिट मींस वन प्लान। इसका मतलब आप अगर एक डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई टारगेट दिए हो, तो भाई एक ही टारगेट फॉलो करना है सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। समझ रहे हैं? जितना भी लोग है उसमें सबका फोकस एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 500 पीस के बारे में सोचिए, आप 1000 के बारे में सोचिए, आप 5000 के, नहीं, सबको बोल दो कॉमन टारगेट 1000 पीस बेचना है हम लोग को इस बार, 1000 पीस पे सब फोकस करेगा। सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट एक ही तरीके से सोचेगा। मतलब वन टीम वन डायरेक्शन। ओके, ये ऊपर से पढ़ लेना भाई, ये बहुत इजी है, ठीक है, ये सब अब इजी होने लगेगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, थोड़ा डिफरेंस है। यहां पर पता है क्या बोल रहा है? लोगों को बोल दिया गया है भैया आपकी तरक्की तभी होगी, यू विल एक्सेल, यू विल सक्सीड ओनली इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल। सोच, तुमको बोल दिया, आप सोचो एक बैंक में काम कर रहे हो, आपको बोल दिया देखो तुम्हारा सैलरी है वो सब बढ़ेगा अगर बैंक में कस्टमर बढ़ेगा, तो जाओ कस्टमर लेके आओ। आप इंस्पायर होकर कस्टमर खोजने चले गए। ऐसे ही तो क्रेडिट कार्ड बेचता है लोग, एक से एक लोग होते हैं ना यूट्यूब पे, गुरु लोग, है ना, तो यही करता है। हम लोग कैसे ग्रो, आप ग्रो तभी करेंगे जब हम लोग सब ग्रो करेंगे। तो तुम लगे हो भैया 1 लाख रुपया का कुछ बेचने, तुमको उसमें से 1000 रुपया मिलेगा, लेकिन तुम बेच रहे हो 1 लाख का खुशी में, ठीक है, पगला बनो। तो ये क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या लिखा है? रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अपना जो, लेकिन ठीक है, मतलब सही तरीके से करो, स्कैम मत चलाओ, ये नहीं बोला जा रहा तुम स्कैम चलाओ, बस इतना बताया जा रहा है अपने एम्प्लॉय लोग को समझाओ कि सही तरीके से समझाओ कि देखो अगर नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेगा तो आपका भी इक्वेशन अर्निंग का बढ़ेगा। आप जो अपना पर्सनल गोल फुलफिल करना चाहते हैं सब कुछ हो जाएगा, आपको जो केबिन चाहिए, जो ऑफिस चाहिए, सब हो जाएगा, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तभी ना। अगर हम लोग डूब जाएंगे तो कौन प्रोवाइड करेगा? तो दूसरा कंपनी देखना होगा, तो और झमेला है। इस तरीके से अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर रखेंगे। ये पॉइंट कहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐड कर दिया, लेकिन ऐसे ऊपर वाला पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजी है, अगर आप इजीली अगर आप ये पॉइंट को, आपका मैनेजर जो है उसमें इतना टैलेंट है टू इन्फ्लुएंस अदर्स, देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विल बी अचीव्ड इन अ लेसर टाइम। एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो अचीवमेंट है उससे, आप लोग देखे नहीं है क्या कभी LIC बोलो या फिर बैंक बोलो, ये लोग अपने आप में एक तो अवार्ड फंक्शन करता है, अपने आप में ही अवार्ड फंक्शन करता है। बेस्ट ब्रांच मैनेजर ये, बेस्ट एम्प्लॉय ये, बेस्ट कैशियर ये, बेस्ट ये, खुद ही आपस में एक दूसरे को सर्टिफिकेट और अवार्ड दे रहे। क्यों? सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि भाई देख हम लोग का कंपनी बड़ा, तेरे को भी कुछ मिला। कुछ नहीं मिला, 100 रुपए का ट्रॉफी दे दिया, लेकिन बच्चा खुश। भाई क्या नोट गिने हम अगला आदमी का, अपना तो नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है अगला का तो गिने, समझे कि नहीं? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अजीब ही पेन है भाई, ये वाला पेन में नहीं करना, ऐसे करते हैं ऑन हो जाता है, ऐसे करते ऑफ हो जाता है, कुछ तो झमेला है, तो बार बार ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन। अच्छा नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, अरे भाई इस पे तो क्या ही बोलना। बेसिकली मेरे पास एक ही वर्ड है, मेरे पास एक ही वर्ड है यहां पर सर। कोई भी काम करो रेम्यूनरेशन को लेके, इट शुड बी FAIR, फेयर। फेयर बोले तो गोरा नहीं, फेयर बोले तो एनफ। एनफ इज एनफ, वो वाला एनफ नहीं, एनफ मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है सैलरी, वेजेस, बोनस, जो बोलना है बोलो। कोई भी एम्प्लॉई है, अगर आप उसको सही तरीके से बोनस नहीं देंगे, सही तरीके से सैलरी नहीं देंगे, दे विल हैव डिससैटिस्फैक्शन, दे विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। समझ रहा है? तो ये सोच लेगा वो लोग, अरे पैसा कितना ही मिलता है, काम कितना ही करे। मोटिवेशन किल मत करो एम्प्लॉय का, उसको ये समझाओ कि तुमको जो मिल रहा है वो फेयर है, तुम अपना काम पे ध्यान दो, पैसा अपने आप आता रहेगा। इस तरीके से ट्रेन करो, और जो बात बोल रहे हो उसको लिव अप करो। ऐसा मत करो कि आपको 10 लाख रुपया मिलेगा साल का, लेकिन बेस सैलरी 2 लाख रुपया है, बाकी सब आपका कमीशन है। ये सब करोगे तो फिर एम्प्लॉय का भरोसा उठ जाता है। तो रेम्यूनरेशन अच्छा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, और जो वादा किया उतना ही मिलना चाहिए, तो काम अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे यूट्यूब में अगर आप वीडियो देखे हो, मेरा ये वीडियो देखे, अभी यहां पे पॉज कर दिए, फिर अपना लैपटॉप में गए, उसमें वीडियो कंटिन्यू हो सकता है। आपका अकाउंट में स्टोर हो गया ना, आपने ये वीडियो यहां तक देखा था, तो आप वहां पर जाओगे, वहां से रेज्यूम कर सकते हो। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सब में तो ये फीचर है।
टीवी में बंद किए, मोबाइल में वहीं से कंटिन्यू हो गया। ये क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब एक डेटाबेस मैनेज कर रहा है सब कुछ। और डिसेंट्रलाइज मतलब सोचो अगर सेंट्रलाइज नहीं होता तो वहां पर फिर से जाके देखो, अच्छा हम कौन सा सीजन का कौन सा एपिसोड देख रहे थे, सर का कौन सा वीडियो देख रहे थे, वापस शुरू करेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज इरिटेटिंग। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में बात भी किसका कर रहा हूं? प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स का, जहां पर सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। बट आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ा है तो आपको खुद डिसाइड करना होगा, डू यू वांट डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट्स इन योर कंपनी और डू यू वांट कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट? अब सारा ऑर्डर हेडक्वार्टर से आएगा, ब्रांच कुछ नहीं कर सकता, सेंट्रलाइज्ड है। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ब्रांच का जो मन है करे, बस एक बार बता दे हेड ऑफिस में, बाकी आपका मन, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। इट डिपेंड्स, सेंट्रलाइजेशन चूज करना होगा या डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में कंसेंट्रेशन ऑफ पावर विल बी इन फ्यू हैंड्स, टॉप अथॉरिटी। नहीं तो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन में जाते हो तो मिडिल और लोअर लेवल भी अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, देख लो लिख लो, ये लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? स्केलर चेन। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है, बहुत इजी है सर, बस फोकस करना है आपको। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? बहुत सुपर इजी। ये टॉप लेवल है, ये लोअर लेवल है, और ये सॉरी बीच में मिडल लेवल है। तो हम लोग को अब कम्युनिकेशन करना है टॉप मिडल लोअर आपस में। तो लोअर किसको मैसेज देगा? मिडल को। मिडल किसको मैसेज देगा? टॉप को। टॉप डायरेक्टली लोअर से बात नहीं करेगा। टॉप किसको मैसेज देगा? मिडल को। मिडल किसको कम्युनिकेट करेगा? लोअर को। ये जो डायग्राम होता है ना, आप अपना बुक्स में कुछ ऐसे देखेंगे, ऐसे बना हुआ रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन। मतलब ये पूरा चेन को फॉलो करना है कम्युनिकेशन के लिए। मिडल को सब पता रहेगा, टॉप को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पता रहेगा, लोअर को भी अपना हिसाब से मतलब रहेगा, पता रहेगा। दैट्स इट। स्केलर चेन मतलब यू शुड फॉलो दी अथॉरिटी चेन। जो आपका सुपीरियर है उसी से बात करना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। लेकिन कभी कभी ये जो लोअर अथॉरिटी है ना, ये कभी कभी टॉप से बात कर सकता है, चीटिंग कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। सुपर इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स, अब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्केलर चेन में यूजुअली क्या होता है, आराम से सुनना। स्केलर चेन में यूजुअली क्या होता है? स्केलर चेन में यूजुअली जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल है, वो लोग आपस में चेन के हिसाब से कम्युनिकेट करता है। टॉप मिडिल से बात करेगा, मिडिल लोअर से, एंड वाइस वर्सा। लेकिन कभी भी डायरेक्टली बात नहीं होगा, तो अथॉरिटी इज मेंटेन। बट समटाइम्स व्हाट इफ देयर इज एन इमरजेंसी, जैसे मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल पे एक लड़की है, उसको लाइन मार रहा है, हरास कर रहा है। अब उसका बॉस कौन है? वही है। अब बॉस ही लाइन मार रहा है तो उसका कंप्लेन किसको करे? और एम्प्लॉय बोल रहा है पुलिस में नहीं जाएंगे, नहीं तो सबका नाम खराब होगा। इस केस में एम्प्लॉय डायरेक्टली टॉप लेवल को इंफॉर्म कर सकता है कि भैया देखो तंग कर रहा है। समझ में आ गया? ऐसा कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकता है, प्रोडक्शन को लेकर, सेल्स को लेकर, डिपेंड करता है। इमरजेंसी का टाइम में यू कैन ब्रेक द स्केलर चेन ओनली टेम्पोररीली। इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। याद रखना आपको, दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। ठीक है? वेर इन सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी यू कैन ब्रेक द स्केलर चेन टू, यू कैन स्किप 1 or 2 लेवल्स एंड इन्फॉर्म द सुपीरियर्स अबाउट समथिंग। ये आप लोग को इन्फॉर्म किया जाता है आप लोग का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, बड़े बड़े कंपनीज में ही होता है। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे, सब इन्फॉर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटीरियल। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसी से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी आदमी इतने हैं, सोचो ना, सोचो मूवी हॉल है। अब मूवी हॉल में 200 लोग बैठ सकता है, 250 लोग का टिकट ले लिया, अब बोलता है अरे 50 लोग नहीं आएगा, भूल जाता है। ऐसे कैसे भूल जाता है? लड़ाई हो गया तो हॉल में आके, समझ रहे हो बात को? मेरे क्लासरूम में सीटिंग कैपेसिटी 100 बच्चे का, अब मैंने बोल दिया एक काम करो 150 बच्चों का एडमिशन ले लो, 50 तो हमेशा एब्सेंट रहते हैं। क्या पता 150 के 150 एक दिन आ गए, हंगामा हो जाएगा। सर आप एडमिशन क्यों लिए? हो सकता है ना। तो आप अगर इतना मैन पावर आप बोस्ट करना चाह रहे हो, उस हिसाब से मटेरियल भी होना चाहिए। एम्प्लॉइज हायर कर लिए, इतना कंप्यूटर ही नहीं है जिस पर बैठ के काम करे, तो कंप्यूटर के लिए लड़ाई करेगा लोग बैठ के। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हम लोग को बताता है भाई ऑर्डरली फैशन में मटेरियल का जुगाड़ करो, मैन का जुगाड़ करो, दोनों साथ में रहेगा तभी काम अच्छा होगा। वरना हो सकता है मटेरियल ज्यादा हो जाए, पढ़ाओ आपके पास 10 लैपटॉप है, 4 एम्प्लॉई है, 6 लैपटॉप पड़े पड़े खराब हो रहा है, आप ही का गलती है। सोच के प्लान करके करो ना। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कलर को लेके, कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, कुछ नहीं। काम है भाई, जेंडर से क्या मतलब है, काम अच्छा होना चाहिए, लड़का है लड़की है क्या फर्क पड़ता है ना? इसी तरीके से क्वालिफिकेशन देखो, तुम्हारा एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट देखो, बस हायर करो, काम से काम रखो, उसके बाद जो रेम्यूनरेशन है पे ऑफ कर दो, बात खत्म। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कभी भी कोई भी जमाना में ना टॉलरेट करना चाहिए था, ना अभी भी करना चाहिए। इट इज स्ट्रिक्टली स्टूपिड। समझ में आ रहा है क्यों डिस्क्रिमिनेट करना है? डू यू अंडरस्टैंड? होल्ड होल्ड।
आई एम सो सॉरी। तो पता नहीं कंप्यूटर बजने लगता है। तो उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल, इसका मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय। आपका जो एम्प्लॉय है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का, उसमें स्टेबिलिटी दे दो इंसान को। अगर कोई एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, वेरी गुड एम्प्लॉय, एंड आप उसको बार बार अगर धमकी दोगे कि ऐ तुम काम ठीक से नहीं कर रहे तुमको निकाल देंगे, ऐ तुम काम ठीक से नहीं कर रहे, तो वो डेली ऑफिस आएगा ये सोच के कि आज मेरे को निकाल देगा। तो बताओ ये माइंडसेट के साथ कोई ठीक से काम कर सकता है? नहीं ना। उसको हमेशा यही टेंशन रहेगा, आज तो हम निकाल दे, आज तो मेरे को निकाल, आज तो पक्का आउट हम। इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है, अगर कोई खराब एम्प्लॉय है तो आप उसको ये सब धमकी दे सकते हो, लेकिन अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको सेफ फील कराओ। और इफ द एम्प्लॉय इज रियली गुड एंड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड को लंबा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो एम्प्लॉयमेंट 11 मंथ्स का बनता है, 9 मंथ्स का बनता है, 3 मंथ्स का बनता है। आप उसको 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, हम लोग आपको जॉब जो दे रहे हैं इस बार 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप हमारे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। वो खुश हो जाएगा। क्यों खुश होगा? उसको पता है अब 3 साल तक मेरे को फायर नहीं करेगा, जब तक मैं कोई फालतू हरकत ना करूं, अच्छे से काम करूं, 3 इयर्स तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इससे क्या फायदा सर? अरे भाई तुमको घर का लोन मिल जाएगा, तुमको गाड़ी का लोन मिल जाएगा। सोचो तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीना का एम्प्लॉयमेंट का, सैलरी आएगा 3 महीना तक गारंटीड है, कोई तुमको लोन देगा? नहीं ना। लेकिन सोचो 3 साल 10 साल का तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, रिकॉर्ड है अच्छा, कभी कहीं से हम निकाले नहीं गए, तो ऑब्वियसली तुमको कोई भी लोन दे देगा, तुम अपना लाइफ में कुछ भी खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जॉब का गारंटी है। तो दिस स्टेबिलिटी यू शुड प्रोवाइड, अ कंपनी शुड प्रोवाइड इफ द एम्प्लॉइज आर गुड एनफ। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय खुश, मोटिवेशन ज्यादा कि भैया हम ज्यादा अच्छे से काम। हाँ लेकिन एक है डिसएडवांटेज की, लोग आलसी हो सकता है, लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनी में क्या आलस? आई एम सो श्योर गवर्नमेंट कंपनीज में तो सिखाया भी नहीं जाता, प्राइवेट कंपनीज में क्या आलस? वो लोगों को तो पता है हम लोग खराब काम करेंगे निकाल देगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ये नोट्स बहुत अच्छा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए ऐप डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 3 काम ही तो करना है भाई, तुम्हारा इतना मेहनत किया, थोड़ा सा तो शर्म करो। अच्छा अब आते हैं हम लोग इनिशिएटिव। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब पता है? यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं लोगों को कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एडोबी। एडोबी, बहुत लोग एडोब बोलता है, बहुत लोग एडोबी बोलता है, तुमको जो बोलना है बोलो, प्रॉपर नाउन है, डो नो वन केयर्स। तो एडोबी, एडोबी बोल के उसका पीडीएफ व्यूअर आता है, प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर आता है बहुत सारा एडोबी का, स्कैन स्कैन वाला एडोब स्कैन आता है ना, एडोबी स्कैन। तो एडोबी इज अ कंपनी विच इज इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय अ फ्यू एम्प्लॉइज ऑफ जेरोक्स। तो जेरोक्स एक कंपनी, हम लोग बोलते हैं हम लोग जेरोक्स कराने जा रहे हैं, जेरोक्स नहीं होता, नोट जेरोक्स कराने सर, नोट जेरोक्स, जेरोक्स नहीं होता, फोटोकॉपी होता है। जेरोक्स एक कंपनी है जो इंडिया में पहली बार आया था फोटोकॉपी लेके, तो हम लोग सब जेरोक्स जेरोक्स बोलने लगे उसको। तो अभी जेरोक्स कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज थे जो लोग के पास एक आइडिया था कि सर आप ये मशीन जो है ना आपका कुछ साल बाद अच्छा नहीं चलेगा, हम लोग को फोटोशॉप जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। फोटोशॉप बनाते हैं वो लोग, खुद ही नाम दिया था फोटोशॉप। सर लेट्स मेक अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फोटोशॉप, उसमें लोग स्कैन करेगा और उसमें एडिटिंग करेगा। जेरोक्स का जो ओनर लोग था वो लोग उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला तुम लोग टाइम पास करना बंद करो, तुम लोग काम करो नहीं तो निकाल देंगे। ये बुद्धिमान लोग था, वो लोग गुस्सा आया, वो लोग जॉब छोड़ दिया, अपना कंपनी स्टार्ट किया। आज एडोब इज मल्टीपल टाइम्स बिगर देन जेरोक्स, ऐसा कि वो लोग चाहे तो चुटकी में जेरोक्स ही खरीद सकता है। सोच क्यों हुआ ये? क्योंकि जेरोक्स कंपनी में, क्योंकि जेरोक्स कंपनी में ऐसा एक आदमी दो आदमी बैठा था जो लोग ये इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग अपना एम्प्लॉयर के लिए कुछ करते हैं, हम लोग कुछ अच्छा बनाते हैं, एक आइडिया लेते हैं और वो अपना बॉस के पास ले जाएंगे और वो हम लोग को अप्रिशिएट करेगा। और बॉस उल्टा क्या किया? बॉस बोला काम करना है करो नहीं तो निकलो। वो क्या किया? निकल गया। समझ में आ गया? आज वर्ल्ड का टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक एडोबी है। वो लोग असली कहानी है भाई, झूठ थोड़ी है ये, रिसर्च कर लो एडोबी का ओनर्स के बारे में। समझा? एडिडास के साथ भी हुआ था, फिला बोल के कंपनी FILA, उसमें भी एडिडास का ही कोई एम्प्लॉय था जो फिला स्टार्ट किया कि भैया हम मेरा तो बात ही नहीं सुना। आज वो भी अच्छा साइज का कंपनी है। तो होता क्या ना, इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए, यू शुड एनकरेज एम्प्लॉइज। उल्टा आजकल एनकरेज करता है, बोलना तेरे पास कोई आइडिया तो बोलना। ऐसे हो गया आजकल एम्प्लॉय लोग। हम लोग भी पूछते हैं अपना टीम में, कोई भी आता है आप बोलिए क्या करना चाहिए, आप बोलिए हम कैसा पढ़ाएं। सामने से बोलता है, एक दो पॉइंट रहता है, कभी कभी बोलता है नहीं नहीं सब ठीक है, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन कोई करेक्शन है तो बोलो, मैंने गलत बोला, मैंने गंदी लैंग्वेज यूज कर ली, मैंने कुछ गलत पहन लिया, मेरे को बताइए, हम इंप्रूव करेंगे। तो ये इनिशिएटिव होता है। अपना एम्प्लॉय को बोलो इनिशिएटिव लो तो मजा आएगा। समझ आया?
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बोलो बोलो बोलो। ओहो, सबसे ये तो बोलते हैं ना बेस्ट रखे हैं लास्ट के लिए, तो ये वही वाला हिसाब हो गया सर। एस्पिरिट डे कॉर्प्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा समझ लो, आएगा ही आएगा। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? टीम वर्क इज यूनिटी, आई को वी बनाना, इसका मतलब टीम को लेके चलो, जो करना है साथ में करो, अकेले अकेले करके कोई फायदा नहीं है। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीज का प्रमोशन करना चाहिए? टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी। तो ये तीन चीज, तीन पिलर बन गया एस्पिरिट डे कॉर्प्स का। क्या क्या? टीम स्पिरिट मतलब हमेशा अपना टीम, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हाँ मेरे को पता है तुमको मैन ऑफ द मैच बनने का मन है, मेरे को पता है तुमको ज्यादा रन मारना है, मेरे को पता है तुमको ज्यादा विकेट लेना है, लेकिन टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारा मूवीज है इस चीज पे, बहुत लोग टीम में काम नहीं करना चाहता है ठीक से, अपना अपना पर्सनल गोल छोड़ के पहले टीम जिता दो, फिर खुद जीतते रहो। प्राइमरी गोल मत भूलो, दैट इज टीम स्पिरिट। पूरा कंपनी को एक्सेल कराना इज प्राइमरी। फिर होता है यूनिटी, यूनिटी मतलब भाई बहन वाला भाईचारा होना चाहिए। हार्मनी मतलब कन्फ्लिक्ट्स क्यों, कुछ है तो मैनेजर से बात करके रिजॉल्व करो। और लास्ट में एक चीज सब टॉप ऑफ द प्रायोरिटी क्या है? आई को वी में कन्वर्ट करना। ये सब बना के लिखने वाला लाइन है, नहीं भी लिखेंगे इट्स फाइन, बट लिख लेता है लोग। मतलब अंडरस्टैंडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन में वी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आई, कन्वर्टिंग आई इनटू वी इज एस्पिरिट डे कॉर्प्स। दिस इज द एंटायर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फियोल। और मेरे को लगा नहीं था हम कर पाएगा, बट हो गया। वन शॉट वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मजा आ जाएगा, है ना। और लास्ट में यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर का। अच्छा, मेरे को बहुत बच्चे पूछते भी क्लास में, सर ये हेनरी का स्पेलिंग में आई होगा कि वाई होगा? देख भाई, मेरे को नहीं पता, मैं पर्सनली तो जानता नहीं था हेनरी भैया को, तो आप देख लो, नहीं समझ में आता बेटा फेयोल लिख के आ जाना, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे बुक्स में मैंने HRI भी देखा है, वाई भी देखा है। किसी को कोई युद्ध ज्ञानी आदमी है जिसके फेयोल रिश्तेदार थे तो प्लीज कमेंट करें नहीं तो दिमाग ना लगाएं, ठीक है, देख लेना। बट एक चीज मैं बता दूं, फेयोल फेयोल जो टेलर भैया था, आप एक चीज याद रखिएगा, टेलर इज मोर साइंटिफिक इन नेचर, इट इज मोर टू द पॉइंट, एंड इट इज मोर रिलेटेड टू द लोअर लेवल। लोअर बोले तो फैक्ट्री लेवल से ज्यादा डील कर रहा है टेलर। ऐ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक ही तो बोले, ठीक ही तो बोले, सॉरी 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 पे सॉरी। तो टेलर भैया जो है वो ज्यादा साइंटिफिक नेचर में, हमको पता नहीं क्यों दोनों का नाम में कंफ्यूजन हो गया अचानक। साइंटिफिक, बहुत ज्यादा साइंटिफिक नेचर का हम लोग को प्रेजेंटेशन दिए हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, जैसे फंक्शनल फोरमैन। समझ में आ रहा है? उतना कंसंट्रेशन हेनरी फेयोल का नहीं है। और याद रखना है, हेनरी फेयोल टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देते थे, बैठे बैठे एज अ बॉस आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो, इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन था। बाकी आपके सामने है नोट्स, फिर से ये नोट्स पूरा अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। बाकी हमारा डिस्कशन का दी एंड हो चुका है। अच्छा लगा, 1.5 घंटा के अंदर ये चैप्टर का पूरा 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 रिवीजन हो गया। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा सर, केस स्टडीज ये वो पूनम गांधी से पढ़ो, हमारे पास और भी बुक्स हैं, उनसे आप रजिस्ट्रेशन करो, मैंने रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, उनको आप परचेज करके पढ़ लो, है ना, केस स्टडीज है। और बाकी एनसीईआरटी में भी 1-2 केस स्टडी है, उसको भी पढ़ लो। खत्म करो, खत्म करो, चैप्टर खत्म करो, ठीक है। सब याद करना है, इस चैप्टर में कुछ छोड़ के नहीं जा सकते सर, सब, हाँ जी सब, मैंने सब पढ़ा दिया, सारा लॉजिक हो जाना चाहिए, ओके। चलो भाई, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नोट्स के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है सर। टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द वेरी 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 बेस्ट।